What's up guys? I hope you are doing well. आइए वीर, वेलकम टू स्टडी लवर फैमिली। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने शानदार तरीके से अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट किया होगा। अब बैक टू द पवेलियन आ जाइए, यानी कि अब मौज मस्ती साइड में कीजिए, अब सीरियस होकर अपनी पढ़ाई पर लग जाइए। तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। 22 मार्च है और 22 मार्च 4 बज चुके हैं मॉर्निंग में। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने यहाँ पर होगा डिस्कशन, जिसमें करंट अफेयर, स्टैटिक और ओल्ड यूपीएससी क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। आज जो मैक्सिमम फोकस रहने वाला है मेरा 2018 के जो यूपीएससी के क्वेश्चन है, खासकर प्रीलिम्स के, वो मैक्सिमम मैं यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। इसी के साथ में अगर आप लोग यहाँ पर नए हैं चैनल पर, तो यहाँ पर आप लोगों को 8:30 बजे नैनो मैगजीन, जिसमें पीआईबी कवर करते हैं, 7:30 बजे द हिंदू, और यूपीएससी के जो एमसीक्यूज होते हैं ये डेली मॉर्निंग में आप लोगों को 4 AM मिलते हैं। आइए पहले नजर डालते हैं जो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से जियोग्राफिकल इंडिकेशन के बारे में पूछा था। तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ये शाही लीची जो कि रिसेंटली अभी यहाँ पर इसको जीआई का टैग दिया गया है, ये रजिस्टर किया गया 2018 में। बिहार स्टेट के अंदर ये आप लोगों को देखने को मिलता है और ये एक फूड स्टफ के अंदर आता है। तो क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि ये काफी न्यूज में था और रिसेंटली अभी इसको जीआई का टैग दिया गया है, तो इसलिए भी काफी चांसेस होते हैं क्वेश्चन पूछे जाने के। तो आइए आज का क्वेश्चन आप लोगों का देखता हूं फर्स्ट, जिसमें बात की जा रही है जर्दालू मैंगो के बारे में। जर्दालू मैंगो किस राज्य का जीआई टैग दिया गया, कब रजिस्टर किया गया और कौन सी कैटेगरी में यहां पर ये आता है, इसको जाकर आप लोग निहारिएगा। कल फिर इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। जो सेकंड क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ये बात की जा रही है फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जो गवर्नमेंट होती है, कितना खर्च कहां पर करना है, उसको ढंग से उसको हैंडल करके चलना चाहिए, क्योंकि कभी भी डेफिसिट में नहीं जाना चाहिए। पर मैक्सिमम जो गवर्नमेंट होती है वो डेफिसिट में नजर आती है। यानी कि घर से आप लोगों को मिल रहे हैं महीने के 10,000 रुपए और आप लोग खर्च कर रहे हैं 11,000 रुपए। कहने का मतलब है 1,000 रुपए आप लोग कहीं से बाहर से उधार ले रहे हैं तब खर्च कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोग 1,000 के डेफिसिट में चल रहे हैं। तो फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट जो यहाँ पर इसके बारे में बात की जाती है, तो किस तरीके से जो राज्य हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट है दोनों मिलकर इसके हिसाब से काम करें, ये अभी रिसेंटली रिपोर्ट सबमिट की गई थी। इसमें यह बोला गया कि फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट जो रिव्यू कमेटी है, ये कमेटी काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बताऊंगा आप लोगों को। इसने रिकमेंड किया जो डेट टू जीडीपी का रेशियो है वो 60% होना चाहिए जनरली, अगर देखा जाए, यानी कि कंबाइन करके राज्य का भी और यहां पर सेंटर का भी 2023 तक। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सेकंड स्टेटमेंट में बोला गया कि 20% फॉर सेंटर है और यहां पर 40% फॉर स्टेट है। तो इस तरीके से ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। डेट मतलब होता है एक तरीके से उधारी, तो उधारी का और जो हमारी जीडीपी का रेशियो है उसका बोला गया है 60%। तो यहां पर सेंटर के लिए कम होना चाहिए और स्टेट के लिए ज्यादा होना चाहिए। क्या ये सही है? ये देखेंगे इसके बारे में। अगर हमारा कोई राज्य बाहर से अगर किसी तरीके का लोन लेता है, तो उसे सेंटर से वेरिफिकेशन लेना पड़ेगा, तब जाकर बाहर से वो लोन ले पाएगा। तो क्या ये सही है? तो देखिए यहाँ पर अगर आप लोग नजर डालेंगे कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है, पहले अपना आंसर लिखिए नीचे कमेंट बॉक्स में, उसके बाद में आगे देखिएगा। तो यहाँ पर आंसर ये है फर्स्ट और थर्ड दोनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट की जब हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पर 60% बोला गया है 2023 तक, ठीक है। और यहाँ पर ये कंट्रोल करने की जब बात की जा रही है इसको, तो 40% सेंटर का है और यहाँ पर 20% स्टेट का है, यानी कि सेंटर के पास में ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी है एज कंपेयर टू अगर आप लोग बात करते हैं यहाँ पर स्टेट की। तो ये यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है। इसी के साथ में यहाँ पर ये मैंडेटरी है, इसी के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं। डिटेल में इंफॉर्मेशन ये है, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी बन सकता है आप लोगों से। फिस्कल रिव्यू कमेटी ये हेडेड की गई है हमारे जो फॉर्मर सेक्रेटरी है एनके सिंह। एनके सिंह आज के डेट में हमारे फाइनेंस कमीशन जो है उसके चेयरमैन भी हैं, जो रिसेंटली अभी फाइनेंस कमीशन है। कौन से नंबर का फाइनेंस कमीशन है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, तो उसके चेयरमैन भी यही हैं। इसके द्वारा यहाँ पर बोला गया था कि 40% जो होना चाहिए वो सेंटर का होना चाहिए, 20% यहाँ पर स्टेट का होना चाहिए। और यहाँ पर आज के डेट में अगर आप लोग देखेंगे जो डोमेस्टिक लाइबिलिटी की बात करें, यानी कि जो लाइबिलिटी होती है जो देना होता है किसी को, हम लोग को एसेट होती है जो हमारी खुद की होती है, यानी कि अगर आप लोग किसी से उधार लेकर आ रहे हैं तो अब वो लाइबिलिटी है बैंक के पास में, हमारा पैसा लाइबिलिटी है, वो बैंक को देना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की 49% है और स्टेट गवर्नमेंट की 21% है, अगर एक्चुअल में लाइबिलिटी की हम लोग बात करते हैं। तो हमारे संविधान में आर्टिकल 293 ये आर्टिकल है जो यहाँ पर ये बताता है कि अगर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को लोन लेना है कहीं से बाहर से, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से उसको अनुमति लेनी पड़ेगी। आखिर क्यों? क्योंकि कल को अगर कोई डिफॉल्ट होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही वहां पर एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट ही दे होगी, वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ही लायबल होगी, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को ही देना पड़ेगा। अगर कोई प्रॉब्लम निकल कर आती है तो रेस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आर्टिकल 293 के अंदर, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन सकता है आप लोगों के लिए, एनके सिंह, ये जरूर याद रखिएगा। आगे चलता हूं।
क्वेश्चन नंबर थर्ड है यहाँ पर ईडेबल ऑयल के बारे में बात की जा रही है, यानी कि जो खाद्य ऑयल होता है जो आप लोग खाने पीने में यूज करते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमारी कंट्री में जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उससे ज्यादा हम लोग इंपोर्ट करते हैं ईडेबल ऑयल। ये लास्ट 5 ईयर की बात की जा रही है, यानी कि हमारी जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उससे हमारा पेट नहीं भर पाता है, बाहर से हम लोगों को मंगाना पड़ता है हमारी पॉपुलेशन की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। इससे पहले का आंसर पहले देख लीजिए, इससे पहले का आंसर यहाँ पर सी हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर ये पहली जो स्टेटमेंट बोली गई कि हमारे यहाँ पर ज्यादा हम लोग को खपत है और इसीलिए हमें बाहर से खरीदना पड़ता है, क्या ये स्टेटमेंट सही है? सेकंड जो स्टेटमेंट है इसमें बोला गया कि गवर्नमेंट कोई भी ड्यूटी वगैरह इंपोज नहीं करती है यहाँ पर अगर बाहर से हम लोग इंपोर्ट करते हैं ईडेबल ऑयल। तो दूसरी स्टेटमेंट यहाँ पर ये है। तो दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है ये आप लोगों को पता होना चाहिए, तो आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। आइए एक बार आंसर देख लेते हैं। सबसे पहली बात की जा रही है ईडेबल ऑयल के बारे में। अगर 2016 का डेटा हम लोग उठाकर देखें तो 24 मिलियन टोटल डिमांड है हमारी कंट्री में। ठीक है, 24 में से 9 मिलियन जो है हम अपनी कंट्री में डोमेस्टिकली हम लोग हमारे खेतों में से निकाल पाते हैं, और लेकिन 15 जो मिलियन टन है वो बाहर से हम लोग खरीद कर लेकर आते हैं। अगर इंपोर्ट ड्यूटी की बात करें तो सोयाबीन का जो क्रूड ऑयल है उस पर हम लोग 3%, इसी के अलावा सनफ्लावर का जो है उस पर हम लोग लगभग 25% ये ड्यूटी लगाते हैं। इसी तरीके से जो यहाँ पर रेपसीड ऑयल है इस पर 25%। तो कहने का मतलब ये है सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गई, क्योंकि हम लोग बाहर से जो खरीद रहे हैं उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगा रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है कि हम लोग इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगा रहे हैं। अगर बात माने ICRA की, इसके हिसाब से ये माना जाता है कि अगर ऑल ओवर वर्ल्ड में हम लोग देखें 10% ग्लोबल का हम लोग अपनी कंट्री में प्रोड्यूस कर रहे हैं, पर लेकिन हमारी खपत इससे नहीं होती है, हमारी खपत और भी काफी ज्यादा है। तो इसलिए लगभग 60% हम लोग बाहर से खरीद के लेकर आते हैं और लगभग अपनी कंट्री से हम लोग 40% ही यहाँ पर कंप्लीट उसको कर पाते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है इसके बारे में। आंसर देख लीजिए, आंसर हो गया इसके यहाँ पर ए। ओके, आगे बढ़ता हूं। और ये क्वेश्चन जो है सारे आप लोगों से यूपीएससी में पूछे जा चुके हैं 2018 का, अगर आप लोगों ने प्रीलिम्स का पेपर उठाकर देखा होगा तो। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है MDR के बारे में। इसको बोलते हैं मर्चेंट डिस्काउंट रेट। तो ये मर्चेंट डिस्काउंट रेट काफी बार न्यूज में रहता है, तो इसका मतलब क्या है ये आप लोगों को बताना है। कौन सा आंसर यहाँ पर सही है, तो सीधा सीधा एक बार आप लोगों को बता देता हूं। अगर मान लीजिए जैसे कोई मर्चेंट है, कहीं से आप लोग जाकर सामान खरीद रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, तो जो ऑनलाइन पेमेंट है वहां पर वो यहाँ पर ये मर्चेंट डायरेक्ट ना लेकर किसी इंटरमीडिएटरी सर्विस को यूज करता है। तो जो सर्विस वो यूज करता है उसके लिए यहाँ पर जो पैसा लिया जाता है, यानी कि जो चार्ज काटता है वो सर्विस प्रोवाइड कराने वाला है, उसको बोलते हैं मर्चेंट डिस्काउंट रेट। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर? सी हो गया आंसर। चार्ज टू मर्चेंट बाय ए बैंक, यानी कि मान लीजिए यहाँ पर क्या हो गया, बिचौलिया एक बैंक हो गया और यहाँ पर एक पर्सन हो गया और यहाँ पर ये कस्टमर हो गया। तो अगर यहाँ पर इसने कोई सामान बेचा, यहाँ पर मान लीजिए किताब बेची इसने, तो किताब यहाँ पर ये क्या किया, ये ऑनलाइन पैसा लिया इसने, तो पैसा पहले बैंक में जाएगा उसके अकाउंट में, एक तरीके से जो मर्चेंट है उसके अकाउंट में। तो जो इस फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा है यहाँ पर ये बैंक, ये इंटरमीडिएटरी यहाँ पर ये कट डाउन कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, आधार कार्ड के बारे में बात की जा रही है। हर एक इंसान के पास में आज के दिन में आधार कार्ड है, मैक्सिमम हमारी सिटीजन के, जो कि हमारी कंट्री के सिटीजन है। तो बोला जा रहा है कि आधार कार्ड एक तरीके से सिटीजनशिप का प्रूफ है, तो नहीं, ये सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है, ये आप लोग याद रखिएगा। और ये मैं डायरेक्ट आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर इसलिए बता रहा हूं, कई बच्चों के माइंड में बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि ये सिटीजनशिप का प्रूफ है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर गलत होगी। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, आधार कार्ड अगर आप लोगों ने एक बार ले लिया तो उसे कभी डीएक्टिवेट नहीं किया जा सकता, आप लोग उससे बाहर नहीं निकल सकते। तो कौन सा आंसर सही होगा यहाँ पर, ये आप लोग बताइए। तो आइए डिटेल में इसके ऊपर नजर डाल लेते हैं। यहाँ पर कोलकाता हाईकोर्ट का डिसीजन आया, उसने ये बोला कि ये सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है आधार कार्ड, पहली तो बात ये। दूसरा UIDAI जो कि इसको एक तरीके से कंट्रोल करके चलती है, उसने डायरेक्ट बोला है कि आप लोग जब चाहे आधार कार्ड से बाहर निकल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए 2 साल की एज में अगर मान लीजिए आधार कार्ड बन गया, तो 5 साल की जब एज में बच्चा हो जाएगा तो उसकी अपडेट्स आप लोगों को डालनी पड़ेगी। अगर अपडेट्स नहीं डालते हैं तो आप लोगों की जो यहाँ पर आधार कार्ड है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, और जैसे अपडेट डालेंगे फिर से एक्टिवेट हो जाएगा। फिर अगर आप लोग 15 साल की उम्र में फिर से अपडेट नहीं करेंगे तो फिर से डीएक्टिवेट हो जाएगा। इस तरीके से ये अपडेट डीएक्टिवेट होता रहता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ठीक है, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि यहाँ पर इसको डीएक्टिवेट नहीं किया जा सकता। तो दोनों ही आंसर यहाँ पर गलत हो गए, ये हो गया डी। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर बात की जा रही है कि कौन सा आज की डेट में कम होता जा रहा है, जो ह्यूमन एक्टिविटी है उसकी वजह से, यानी कि सिकुड़ता जा रहा है, सूखता जा रहा है। ये सी है आप लोगों के सामने, एरियल सी, यहाँ पर इसके साथ में ब्लैक सी, और फिर है यहाँ पर लेक बैकल। तो ये है आप लोगों के सामने ऑप्शन। तो कौन सा यहाँ पर सिकुड़ता हुआ जा रहा है, तो इसके बारे में आप लोग यहाँ पर देखते हैं। आंसर हो गया ए, एरियल सी। एरियल सी जो आप लोगों को सेंट्रल एशिया में देखने को मिलता है और 4th लार्जेस्ट सॉल्ट लेक इसको बोला जाता है। 1960 से लेके अगर 2007, अगर यहाँ पर 2007 तक की बात करते हैं तो ये काफी लार्ज स्केल पर आज के डेट में खत्म हो चुका है। साइज ओनली 10% के करीब रह गया है इसका ओरिजिनल साइज का, यानी कि ये खत्म होने की कगार पर है।
लेक बाइकल भी यहाँ पर थोड़ा बहुत सुकड़ रही है, पर लेकिन उसको इतना ज्यादा नहीं बोल सकते जितना कि एरियल सी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लोकेशन देख सकते हैं एरियल सी की कहां पर है, ये होगी यहाँ पर एरियल सी की लोकेशन आप लोगों के सामने। ये हो गया हमारा प्यारा भारत, थोड़ा ऊपर जाएंगे तो एरियल सी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाता है। ये देखिए यहाँ पर ये हो गया उज्बेकिस्तान और ये हो गया ऊपर आप लोगों को कजाकिस्तान, ठीक है। तो इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं। तो ये आंसर इसका क्या हो गया, यहाँ पर आंसर हो गया इसका ए, यानी कि एरियल सी यहाँ पर सिकुड़ता जा रहा है, जो कि लगभग 10% रह चुका है ओरिजिनल एरिया का। नेक्स्ट यहाँ पर एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी 2018 में। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स इज रिलीज बाई, किसके द्वारा ये रिलीज किया जाता है? पहला है एमनेस्टी इंटरनेशनल, दूसरा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तीसरा है ऑफिस ऑफ यूएन कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट, फोर है यहाँ पर यह वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। तो देख लेते हैं आंसर क्या है इसका। आंसर है यहाँ पर डी, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा यहाँ पर ये तैयार किया जाता है। ये एक तरीका लॉ इंडेक्स है, ये देखता है कि गवर्नमेंट किस तरीके से काम कर रही है, करप्शन कितना कम है वहां पर, सिक्योरिटी वगैरह कितनी है वहां पर, फंडामेंटल राइट को कैसे फॉलो किया जा रहा है, ओपन है कि गवर्नमेंट यानी कि जनता आराम से आती है वहां पर, रेगुलेटरी इन्फॉर्मेंस यानी कि जो लॉ एंड रूल है उसको ढंग से इंप्लीमेंट किया जा रहा है, सिविल जस्टिस या क्रिमिनल जस्टिस, तो ये तमाम मुद्दे चेक किए जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पर ये वर्ल्ड जस्टिस इंडेक्स तैयार किया जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड जस्टिस इंडेक्स किस तरीके से यहाँ पर ये क्या किस तरीके से यहाँ पर देखने को मिलता है, आप लोगों को किस एरिया में फोकस करता है, ठीक है। तो डी हो गया यहाँ पर जो कि आप लोगों के सामने है आंसर। तो यहाँ पर डी क्या है, यहाँ पर यह है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, ठीक है। तो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा ये एक तरीके से रिलीज किया जाता है। आगे बढ़ता हूं, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसके बारे में तो आप लोगों को पता भी होना चाहिए। हमारी कंट्री में जितने भी एटीएम बैंक है उनको किस तरीके की सिस्टम के द्वारा उसको लिंक किया जाता है, ये आप लोगों को बताना है। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के द्वारा, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड के द्वारा, इसी के साथ में लिमिट के द्वारा, इसी के साथ में नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो कौन यहां पर हमारी कंट्री में इसको कंप्लीटली एक तरीके से लिंक करके चलता है सारे एटीएम? तो नीचे क्वेश्चन का आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, आंसर देख लेते हैं। यह है नेशनल फाइनेंशियल स्विच जो है यहाँ पर एनएफएस, ये लार्जेस्ट नेटवर्क है जो कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन जिसको आप लोग एटीएम बोलते हैं उसको कंट्रोल करके चलता है। तो आंसर हो गया यहाँ पर आप लोगों के सामने सी, यानी कि नेशनल फाइनेंशियल जो स्विच है यहाँ पर ये लार्जेस्ट नेटवर्क है जो कि यहाँ पर इनको कनेक्ट कर कर चलता है। और ये सारा काम जो यहाँ पर किया जाता है, जो डिजाइन और डेवलप किया गया है इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी IDRBT 2004 से स्टार्ट किया गया। तो इस तरीके से हमारी कंट्री में जितने भी एटीएम है लगभग आप लोगों को देखने को मिलेंगे, लगभग 50,000 ये सारे कनेक्टिविटी बनाई जाती है, ठीक है। एनपीसीआई के द्वारा कंट्रोल इसको किया जाता है सब कुछ। यानी कि अगर आप लोगों से यहाँ पर देखिए नाम किसका दे रखा है, यहाँ पर ये नाम दे रखा है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये हेड ऑर्गेनाइजेशन है और इसी का प्रोडक्ट है यहाँ पर नेशनल फाइनेंशियल सर्विस, ठीक है, नेशनल फाइनेंशियल स्विच। तो ये भी आप लोग इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। आइए आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर, ये काफी इंपॉर्टेंट कई बार कॉन्सेप्ट आप लोगों से पूछ लिया जाता है, इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है और ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। डिस्पाइट बीइंग ए हाई सेविंग इकोनॉमी, यानी कि बहुत ज्यादा सेविंग हो रही है, कैपिटल फॉर्मेशन मे नॉट रिजल्ट इन सिग्निफिकेंस इंक्रीज इन आउटपुट, यानी कि ज्यादा सेविंग होने के बावजूद भी आउटपुट नहीं देखने को मिल रहा है हमारी कंट्री में। अगर इकोनॉमी की बात करें तो रीजन क्या होगा यहाँ पर? तो रीजन होगा यहाँ पर COR, यानी कि हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो। कहने का मतलब ये है यहाँ पर अगर आप लोग किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, जो कि अगर मान लीजिए इस तरीके से समझिए इसको, एक काम को किसी काम को करने में नॉर्मली 2 घंटे लगते हैं, तो पर लेकिन उस काम को आप लोग 10 घंटे में पूरा कर रहे हैं, तो क्या हो गया, इफिशियंसी ज्यादा है, आप लोग ही कम है यहाँ पर। तो उस तरीके से समझ सकते हैं, यानी कि ज्यादा खर्चा आप लोगों को यहाँ पर करना पड़ रहा है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो उस टाइम पर कहने का मतलब यहाँ हो गया हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो हो गया इनका, यानी कि कैपिटल ज्यादा लगाना पड़ रहा है आप लोगों को, खर्च ज्यादा करना पड़ रहा है, आउटपुट कम आ रहा है। तो जब ये कंडीशन बनती है तब हम वो लोग इसको बोलते हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है कि सेविंग तो हाई है पर इसकी वजह से यहाँ पर जो हमारे कंट्री में अगर देखा जाए एक तरीके से जो आउटपुट है वो अच्छा नहीं निकल के आ रहा है, ठीक है। तो इसको ये बोलते हैं, आंसर हो गया यहाँ पर इसका डी। इसी के साथ में यहां पर आप लोग देखते हैं इसको हेरोड डोमा मॉडल के नाम से भी इसको पुकारा जाता है, यानी कि GCS। जी हो गया ग्रोथ, सी हो गया यहाँ पर आईकोर, ठीक है, जो इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो जो अभी मैंने आप लोगों को बताया, और एस हो गया यहाँ पर सेविंग, ठीक है, यानी कि हाई सेविंग होने के बावजूद भी यहाँ पर जो आउटपुट है वो अच्छा नहीं निकल के आता है, तब ये कंडीशन देखने को मिलती है। ओके, तो हल्का सा आइडियाज के बारे में रखिएगा। आगे चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 10 है, ये हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। बात की जा रही है संथाल अपराइजिंग के बारे में। ब्रिटिश टाइम पे कई तरीके के मूवमेंट देखने को मिलते थे जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ यहाँ पर आवाज उठाई जाती थी। तो ये झारखंड में यहाँ पर जो जमींदारी सिस्टम था उसके खिलाफ यहाँ पर अपराइजिंग की गई, तो कॉलोनियल एक तरीके से जो गवर्नमेंट थी उसके अपोज में यहाँ पर ये स्टेप उठाया गया।
तो इसी के चलते बोला जा रहा है कि जब यहाँ पर इसके बाद में क्या क्या मेजर्स यहाँ पर फिर कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा उठाए गए इसके होने के बाद में, तो यहाँ पर बोला गया है कि जो टेरिटरी थी उनको संथाल परगना के नाम से क्रिएट किया गया। तो क्या ये सही है? दूसरी बात बोला जा रहा है यहाँ पर कि एक तरीके से जो इलीगल संथाल थे तो ट्रांसफर कर देते लैंड को नॉन संथाली को, उसको रोक दिया गया, यानी कि उसको इलीगल करार दे दिया गया, यानी कि संथाली के पास में ही संथाली की लैंड रहनी चाहिए, किसी को वो और को नहीं दे सकते। तो दूसरी स्टेटमेंट यहाँ पर ये है। तो दोनों ही यहाँ पर स्टेटमेंट सही है, आंसर इसका सी है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है पास्ट में भी। इकोनॉमिकली अगर आप लोग देखेंगे ब्रिटिश रूल इन इंडिया 19th सेंचुरी में क्या था? ये कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर पर काफी फोकस दिया गया, यानी कि हमारी कंट्री में वो प्रोडक्ट बनाने के लिए बोला गया खासकर जिनको बाहर ले जाकर बेचा जा सके और ये अपना रिवेन्यू जनरेट कर सके, इसके ऊपर काफी फोकस दिया गया। तो एग्रीकल्चर में भी वो सामान बोने के लिए बोया गया हमारी कंट्री में जो कि ये बाहर बोल सके, हमारी कंट्री से रॉ मटेरियल निकाल सके। तो ये काफी बड़ा फंडा यहाँ पर निकल कर आया। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों के सामने। कई तरीके के वर्ड आप लोगों को सुनने को मिलते हैं, जैसे वाना क्राई हो गया, इसके अलावा पेटा हो गया, ये हो गया इटर्नल ब्लू। ये कई तरीके की जो टर्म सुनने को मिली ये रिसेंटली अभी न्यूज में थी। इनका मतलब क्या है, यानी कि क्या है ये एक्सोप्लैनेट है या फिर क्रिप्टो करेंसी है या फिर साइबर अटैक है या फिर मिनी सैटेलाइट है? तो आंसर है यहाँ पर इसका सी। ये क्या है यहाँ पर? यह है साइबर अटैक जो कि अलग अलग टाइम पर यहाँ पर देखने को मिले। तो इसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन, और अब अच्छे से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। अब आप लोगों के माइंड में कोई भी किसी भी तरीके का कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अब बिल्कुल आप लोगों को जी जान लगाकर लग जाना चाहिए। लेक्चर की पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं जाकर टेलीग्राम से। इसी के अलावा लेक्चर पसंद आता तो लाइक जरूर किया कीजिए, और फेसबुक से भी आप लोग यहाँ पर कनेक्टिविटी बनाकर रख सकते हैं। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार, और जोश जो है अपना वो पूरा हाई रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जय हिंद।